ओके जी, नाउ अभी हम चलते हैं अपने आज के इस जो लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 की जो समरी है। सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं समरियों में से ही आप लोगों से डेफिनेटली पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में या टेस्ट्स वगैरह में। तो ये पहले तो हम आपको एक दफ़ा मैं रिवीजन इसकी कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह चंद दिनों बाद ये आपको एक इसकी में से ना एक आपकी एक छोटा सा जो क्या बोलते हैं चेक पॉइंट सा बना के इसमें से आपको दूंगा, इसमें से और आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली हम करके देखते हैं। फिर जो है ना उसके बाद इंशाल्लाह इसके हम करेंगे आगे क्या करना है। सम अप करते हुए सबसे पहली बात तो ये है कि पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फोर्स। देखें, ये बड़ी आसान सी बात है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे को अगर हम खींचते हैं या धक्का देते हैं तो हम कहते हैं इस पर हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, इस पर हमने ताकत लगाई है। यानी इट्स वेरी सिंपल, अ पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स, राइट। या आपको यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। देखें, जितना वज़न ज़्यादा होगा हमें उसको पुश या पुल करने के लिए उतना ही ताकत लगानी पड़ेगी। सो इट्स वेरी इजी, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स on how heavy or light the object is. A force can make an object that is stationary move. यानी जो ताकत हम लगाते हैं तो कोई अगर चीज़ रुकी हुई है तो हम उसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। हम एक चीज़ को मूव कर रही है तो उसको हम फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उससे वो कई दफ़ा क्या होता है कि हम चाहें तो जिस तरफ मूव कर रही है उससे उल्टी तरफ उसे घुमा सकते हैं। जैसे क्रिकेट में हम शॉट मारते हैं, क्रिकेट का बॉल हमारी तरफ आ रहा होता है, यानी वो एक ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा होता है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, या फुटबॉल को जैसे करते हैं, ठीक है। स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम किसी चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कोई चीज़ अगर खिसकती जा रही है हम उसको पकड़ लेते हैं, ज़ोर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पुल करते हैं अपनी तरफ, तो उसको हम रोक लेते हैं मूव करने से। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक रबड़ की कोई चीज़ है, उसको हम जब प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है ना। फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एन एग्जाम्पल इज फ्रिक्शन। यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जब वो आपस में साथ साथ रगड़ खाएं तो वो उनमें जो फोर्स जब अप्लाई होती है वो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसकी एक एग्जांपल जो है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन यानी कि रगड़ है, ठीक है। जो दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में बिल्कुल साथ साथ टच होने पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो जो है ना उनकी एक मिसाल रगड़ की है कि रगड़ लगती है आपस में तो एक फोर्स ही लगती है, ये फ्रिक्शन। ये मज़ाहमत करती है, जब भी कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ टकराती है या रगड़ खाती है तो दोनों चीज़ें इसको रोकने की कोशिश करती हैं एक दूसरे को, तो इस चीज़ को बोलते हैं फ्रिक्शन। फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल करीब ना होने के बावजूद एक दूसरे पे वो असरअंदाज हो रही होती हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल द मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जैसे कशिश शकल जिसको उर्दू में बोलते हैं, यानी ज़मीन अपनी तरफ हर एक चीज़ को खींचती है, तो वो हालांकि कांटेक्ट नहीं होता किसी चीज़ के साथ उसका, मगर वो फोर्स लगा रही होती है, उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। इसी तरह मैग्नेट्स जो होते हैं किसी चीज़ को पुश या पुल भी इवन कर सकते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ in contact with another object, the stationary object exerts a force on the moving object and tries to slow it down or stop its movement altogether. This force is called friction. जब कोई एक चीज़ मूव कर रही होती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके साथ ये इसका कांटेक्ट हो रहा होता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, जो मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको मूव करने वाला जो स्टेशनरी होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। ये ज़मीन भी हो सकती है, ये हवा भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू अस। फ्रिक्शन जो होती है दो, उसमें उसके दोनों फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये भी हैं, आप देखें कई दफ़ा फ्रिक्शन की वजह से हम गिरने से बच जाते हैं, हम किसी चीज़ को स्लिप करने से बच सकते हैं, और कई दफ़ा नुकसानदेह भी हो जाती है कि फ्रिक्शन की वजह से हमें किसी चीज़ को मूव करना हो तो फ्रिक्शन की वजह से मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Magnetic forces or magnetism is a force exerted by magnets on other magnets and metals.
अट्रैक्टिंग देम टूवर्ड्स देमसेल्फ। मैग्नेटिक फोर्स जो या मैग्नेटिज्म जो होती है एक ऐसी फोर्स होती है जो कि मैग्नेट्स अपनी तरह के दूसरे मैग्नेट्स या जो मेटल्स जो धातें होती हैं उन पे ये फोर्स उनकी लगती है और वो क्या करते हैं अपनी तरफ उन चीज़ों को खींच लेते हैं, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी और मेटल को भी अपनी तरफ खींच लेता है। सो इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मगर ये एक फोर्स की किस्म है। द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये जो उस जो अर्थ की जो फोर्स है जिसकी मदद से वो अपनी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। टूल्स विद फ्यू पार्ट्स एंड सिंपल स्ट्रक्चर दैट मेक आवर वर्क ईजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। कुछ मशीनें हमारे पास होती हैं जिनको बड़ी सिंपल सी होती हैं, जिनमें बहुत कम पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिंपल मशीन्स, ठीक है। An inclined plane is a flat surface with a gradual slope that helps to move heavy objects up to a certain height without much effort। यानी देखें अगर आप स्लोप बना दें ना कहीं पर, थोड़ी सी स्लोप बना दें तो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाना या ऊपर से नीचे लाना आसान हो जाता है ना। उठाने की निस्बत इसको धक्का दे के पुश करके हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला सकते हैं अगर हम कोई ग्रेजुअल स्लोप बना दें, ठीक है ना। A wedge is shaped like a V with two inclined planes that meet at a sharp point। जो वेज एक होती है ना, वेज एक ऐसा मशीन है जो वी की तरह होती है ना, वी की तरह तीर का जैसे निशान होता है ना, इस तरह ये वी की तरह होती है। उसमें दो जो उसके जो है ना ऑब्जेक्ट के दो कॉर्नर जो है ना, और तीसरा कॉर्नर जो है उस पे जाके मिलते हैं, वो एक बारीक सी जगह पर जाके मिलते हैं, ठीक है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, वेज। ए लीवर इज़ अ रिजिड रॉड दैट इज़ प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट कैन मूव फ्रीली अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी लीवर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जैसे एक रॉड सा एक होता है, उसको क्या करते हैं कि हम एक ऐसे ख़ास पॉइंट पे रख के उसको दूसरी चीज़ों को हिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ा पत्थर हिलाना है हमने, तो एक लोहे का हमने बड़ा सा रॉड लिया और छोटे पत्थर के ऊपर इस रॉड को रख के और उसको नीचे से ऊपर से लीवर से उठाने की कोशिश की, तो उससे क्या होता है कि आसान हो जाता है उठाना, ठीक है, उसको मूव करना। अ व्हील एंड एक्सल इज़ मेड अप ऑफ ए व्हील अटैच टू अ रॉड। अ व्हील एंड एक्सल इज़ मेड अप ऑफ ए व्हील अटैच टू अ रॉड। जो व्हील होता है वो व्हील और एक्सल जो है इसको अटैच कर दें अगर एक रॉड से, तो हम कहेंगे ये व्हील एंड एक्सल है, ठीक है। अ पुली इज़ अ व्हील विद अ ग्रूव अलाउइंग अ रोप और अ चेन टू पास अराउंड इट। ये देखें पुली जो है ना एक ऐसी चीज़ होती है, एक गोल सा राउंड सा एक जो हमारे पास एक व्हील होता है, उसके बीच में एक हम थोड़ा सा ग्रूव सा बना देते हैं और उसके बीच में से हम क्या करते हैं एक रस्सी गुजार देते हैं या चेन गुजार देते हैं। इसकी मदद से हम चीज़ों को ऊपर पुल कर सकते हैं। जैसे ये मशीन है इधर से इसको पुल कर रही है, इधर एक बंदा भी हो सकता था, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, यहाँ से पकड़ के उसको ज़ोर से नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। पुल करने के लिए पुली इस्तेमाल की जाती है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन वाले पार्ट में हम थोड़ा सा सीखेंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह विल कीप ऑन डूइंग। ओके जी, नाउ अभी हमारा टाइम्स टू असेस आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फोर्स चेंजिंग दी। जब स्ट्रेच करते हैं हम किसी रबर बैंड को तो ये क्या है हमारे पास, ये मिसाल जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट हम उसकी शेप चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट की। सो वी विल कॉल इट स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फोर्स चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है जी, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। फैक्टर्स लाइक डैश ऑफ द सरफेस इफेक्ट फ्रिक्शन। फैक्टर्स लाइक टेक्सचर ऑफ द सरफेस, यानी उसकी सतह किस तरह की है, टेक्सचर, उसका सतह का टेक्सचर किस तरह का है, वो उससे पता चल, फ्रिक्शन जो है कम या ज़्यादा होती है। व्हेन यू पिक अप अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल यू आर यूजिंग अ पुल फोर्स, ठीक है।
A dash changes a downward force into two sideways forces and splits a log apart. ये कौन सी जो है ना, ये वेज जो है ना, ये चेंजेस क्या करती है, ये डाउनवर्ड फोर्स में चेंज कर देती है चीज़ को। जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, जैसे कील को या किसी चाकू को लकड़ी के उसके ऊपर ज़ोर से, तो क्या करती है कि दोनों तरफ उसकी फोर्सेस लगाती है और एक लॉग को वो काट देती है। ठीक है, अब हमने करने मैच द कॉलम्स। इंक्लाइन प्लेन से मिलता हुआ इधर जुमला कौन सा है, लीवर है, व्हील एंड एक्सल है, रैंप है, पुली है या वेज है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक टेढ़ी सी यानी स्लोप को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो ये क्या होगा, रैंप जो है, इट्स यानी इसका मुतबादिल लफ्ज़ जो है रैंप बनता है। नीडल का हमने अभी बात की, नीडल जो है इट्स काइंड ऑफ ए वेज, नीडल को हम कहेंगे इट्स ए वेज। बॉटल ओपनर, व्हाट इज बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर जो है व्हील एंड एक्सल की मिसाल है, जैसे गोल घूमता है ना बॉटल ओपनर जो है। डोर नॉब, डोर नॉब, ये हम इसको क्या कह सकते हैं, डोर नॉब को हम पुली भी कह सकते हैं कि यानी एक इट्स अ काइंड ऑफ ए पुली, गोल उस तरह घूमती है ना वो। इसी तरह फ्लैग पोल जो है इट्स ए काइंड ऑफ ए लीवर। ठीक है, स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ऑल्दो अ फोर्स कैन नॉट बी सीन यू कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स। यानी दिस इज़ ट्रू ना, कई दफ़ा ऐसी फोर्सेस हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते मगर उनके इफ़ेक्ट्स महसूस कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इट इज़ ट्रू। For a force to increase the speed of a moving object, it must be applied in the opposite direction to the movement of the object. ये क्या है, ये तो गड़बड़ बात कर रहे हैं, भी उल्ट बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना है उसकी स्पीड को, तो उसके ऑपोजिट अगर हम करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑपोजिट करने से तो फोर्स जो है ना, फोर्स को अगर अपोजिट साइड पे लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाती है। सो दिस इज़ फॉल्स। सैंड इज स्प्रेड ऑन आइसी रोड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सैंड उस पर डाली जाती है। वैसे तो स्नो जो होती है वैसे स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर सैंड डालते हैं ताकि हम जो उसकी फ्रिक्शन बढ़ा सकें और उस पर फिसलें कम चीज़ें, हम लोग खुद फिसल ना सक जाएँ उस पर, या गाड़ियाँ जो हैं उस पर आराम से चल सकें, उनके व्हील्स फिसलें ना। सो दिस इज़ फॉल्स। Planets orbit around the sun because of the gravitational force. Yes, there is no doubt कि जो हम जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तमाम चीज़ों की आपस के भी में, जिसकी वजह से हम लोग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ट्रू। अब हमने आंसर्स करने इन ब्रीफ कि ये व्हाट इज़ ए कम्प्लेक्स मशीन, हम इस बारी बारी सबको देख। ओके जी, सो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स मशीन, गिव एग्जांपल्स। ठीक है जी, हमने पढ़ा है ना जी, सिंपल मशीन्स जो होती हैं जिनमें कम से कम पार्ट्स होते हैं, कम्प्लेक्स मशीन्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं या एक से ज़्यादा मशीनें होती हैं। सो इसका आंसर हम इंग्लिश में कैसे देंगे कि ए कम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर मशीन्स वर्किंग टुगेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्विंग मशीन और अ वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में देखें दो से ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं और जो है ना दो से ज़्यादा मशीनें होती हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ छोटी छोटी मशीनें भी इनमें लगी हुई होती हैं। सो हम वी कैन से कि दीज आर दी कम्प्लेक्स मशीन। ये छोटी छोटी कम्प्लेक्स मशीनें हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की हम बात नहीं कर रहे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? Forces that act between two objects that touch each other are called contact forces. यानी दो ऑब्जेक्ट्स को पे हम फोर्सेस अगर ऐसी लग रही हों कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हों तो हम उनको कहेंगे कौन सी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस करेंगे। इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट है। फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी अगर एक जो है ना ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जैसे एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और एक मेटलिक ऑब्जेक्ट है, तो मैग्नेट अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेटल पे और हालांकि कांटेक्ट भी आपस में नहीं है, तो हम इनको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए रबर ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रेच एंड श्रिंक फोर्स। ठीक है जी, व्हेन वी पुल इट इट स्ट्रेचेज एंड व्हेन वी पुश इट इट श्रिंक्स। हम किसी को जो है ना रबड़ की चीज़ हो ना, उसको अगर हम खींचें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना जी, उसको स्ट्रेच हो जाती है।
और जो है उसको अगर दबा दें तो वो दब जाती है और उसकी शेप फिर चेंज हो जाती है। सो हमने ये, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स विच चेंजेस दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वाई डज अ मार्बल ऑन फ्लोर स्टॉप रोलिंग आफ्टर सम टाइम, यानी हम कोई मार्बल जो होता है जो उसको अगर हम फ्लोर पे फेंकते हैं तो क्यों रुक जाता है थोड़ी देर के बाद, जाता है दूर है काफ़ी हद तक जाता है मगर क्यों रुक जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि ए मार्बल स्टॉप्स रोलिंग ऑन द फ्लोर आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर। यानी देखिए हमने कहा है कि एक अगर चीज़ मूव कर रही होती है ना तो दूसरी जो स्टेशनरी चीज़ होती है और दोनों का कांटेक्ट आपस में हो तो जो स्टेशनरी चीज़ होती है वो मूविंग चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करती है। स्टॉप कैसे करती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है। सो मार्बल स्टॉप्स रोलिंग ऑन द फ्लोर आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज अ लीवर, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ लीवर। A lever is a rigid bar that can move freely around a fixed point. It is used to move heavy objects. It has three parts: the fulcrum, the load and the effort. अच्छा देखें, हमने देखा है ना कि लीवर क्या होता है, मसलन लोहे का रॉड सा होता है, उसको हम किसी बड़े पत्थर को मूव करने के लिए हमारे पास एक फुलक्रम की ज़रूरत होती है कि फुलक्रम ये ऐसा पॉइंट होता है कि जो वो पक्का स्टेशनरी होता है और वो हेल्प करता है रोल लोहे की राड को ऊपर रख के दूसरे कोने से, एक कोने से हम हाथ से किसी चीज़ से उसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है रॉड का वो उसको पुश करता है जो दूसरी जिस चीज़ को भी हमने हटाना होता है। सो ये लीवर के तीन हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें याद रहनी चाहिए कि एक तो जो है हमारी एफर्ट या हमारी जो जहाँ पर हम जिधर से हम अपना ज़ोर लगा रहे हैं, फिर एक लोड जो है जिस चीज़ को हम उठाना चाह रहे हैं, और तीसरा क्या है? फुलक्रम। फुलक्रम क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो कि स्टेशनरी होता है और उसके गिर्द हम जोर लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे जो आंसर्स इन ब्रीफ वाले हो गए। अब हम आते हैं आगे कि हमने डिटेल में आंसर्स इन डिटेल जो करने हैं। ठीक है। ओके हमने नाउ वी हैव टू आंसर इन डिटेल ये वाले जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी एक सिमत से दूसरी सिमत की तरफ जा रहा है तो उसको फोर्स लगा के कैसे हम जो है ना कैसे मूव किया जा सकता है। ठीक है जी। हम इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वी स्ट्राइक इट विद अ फोर्स इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। देखें हम जब एक फोर्स एक तरफ अप्लाई हो रही है कि एक चीज़ अगर मूव कर रही है तो एक ख़ास फोर्स से मूव कर रही है, जब क्या हम उसको दूसरी ज़ोर से फोर्स दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड पे लगाएं तो क्या होगा कि उससे जब टकराएगी तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्रिकेट बॉल इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस एंड वी स्ट्राइक इट विद अ बैट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। यानी क्रिकेट का बॉल हमारी तरफ आता है ना, हम उसको जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी से ज़्यादा स्पीड हम उसे ज़्यादा फोर्स लगा के बैट से उसको जब मारते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। ठीक है। इन द सेम वे इफ़ ए फुटबॉल इज़ मूविंग टूवर्ड्स अस एंड वी हिट इट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इसी तरह एक फुटबॉल अगर हमारी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है और हम उसको किक मारें तो हमारी तरफ आते हुए ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा या लेफ़्ट राइट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चला कि जी हाउ द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज if we apply the force in the opposite direction. If we apply the force in the opposite direction, so the direction of the moving object will change. ये फोर्स की मदद से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शनल फोर्स इज इन्वॉल्व्ड व्हेन एन आइस स्केटर मूव्स ऑन आइस। यानी आइस स्केटर जो होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं ना, यानी आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं, खूब फिसल रहे होते हैं। तो अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कैसे इस पर अमल कर रही होती है, इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि देखें जब वो फ्रिक्शन, उससे फ़ायदा क्या होता है, उसे फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो डेफिनेटली आइस पे फ्रिक्शन कम होती है मगर फ्रिक्शन होती ज़रूर है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो तो फिर बिल्कुल ही एक बंदा स्केटिंग शुरू करे तो अपने आप को कंट्रोल ही ना कर सके। तो ये हमें जो है ना आइस जो होती है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है पर थोड़ी कम होती है। सो हम इसको किस तरह लिखेंगे? व्हेन एन आइस स्केटर मूव्स ऑन द आइस द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द आइस विल ट्राई टू स्टॉप हिम। ऑल्दो द फ्रिक्शन विल बी लेस
than the rough ground, but it will have its effect. यानी जब एक आइस स्केटर मूव करता है आइस पे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है. ऑल्दो द फ्रिक्शन विल बी लेस, यानी हालांकि फ्रिक्शन कम होती है, मगर स्टिल यानी ग्राउंड की निस्बत, ग्राउंड पे अगर वही आइस स्केटिंग वाले बूट पहन के आप कोशिश करें तो स्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी. आइस पे कम होती है बट स्टिल फ्रिक्शन होती है और उसका असर होता है. ठीक है जी. Third is, what are lubricants? How are they useful for working of a machinery? हाँ जी, substance applied to a surface to reduce friction between moving parts are called lubricants. Substances applied to surface to reduce friction between moving parts are called lubricants. अगर कोई moving parts होते हैं किसी मशीनरी के, उनके दरमियान में अगर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं ल्यूब्रिकेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन मशीन्स फ्रिक्शन कैन वियर आउट द मूविंग पार्ट्स एंड डैमेज द मशीन्स. मिसाल के तौर पे मशीनों के बीच में जो बहुत सारे पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है, रगड़ जो होती है, वो क्या होती है कि उसकी वजह से हमारे पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, घिस भी जाते हैं. ना सिर्फ घिस जाते हैं बल्कि रगड़ खाने से टूट के मशीन को भी ख़राब कर सकते हैं. सो हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वी यूज़ ग्रीस और द लुब्रिकेंट ऑयल इन कार्स एक्सेट्रा. जैसे गाड़ियों में हम ऑयल डालते हैं ना, ग्रीस भी लगाते हैं, ताकि क्या होता है, ये लुब्रिकेंट्स होते हैं. ये लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स या हम ग्रीस इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके फ्रिक्शन आपस में कम हो जाए और उनकी टूट फूट जो है चीज़ों की कम से कम हो जाए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ वेज. वेज कैसे काम करती है? वेज आपको आपने देखा ना कि वेज क्या चीज़ होती है, आपने पहले पढ़ा है, हम थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. ए वेज इज़ अ सिंपल मशीन शेप्ड लाइक अ वी. ठीक है, तीर की तरह के जो कह लें या वी की तरह की एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम वेज. इट हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स दैट मीट एट ए शार्प पॉइंट. देखें ना, ये दो इसके पॉइंट्स हैं ना वी के, एक इसके आगे कोना सा होता है. ठीक है. So the tip of a nail, a chisel, a needle, a razor and a knife with a sharp slanting edge are the examples of a wedge. तो यानी क्या होता है कि यानी पीछे से मोटा और आगे से पतला होती है ये चीज़. इसकी मदद से हम लकड़ी वगैरह को अगर काटना हो तो उसको ऊपर से जब मारते हैं ठक करके, तो क्या होता है कि वो वी शेप होने की वजह से वो उसके अंदर घुस जाती है और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है. तो इस चीज़ को बोलते हैं वेज मशीन. वेज इज़ अ वेरी सिंपल मशीन ना. जैसे आपने कुल्हाड़ी देखी है या नीडल देखी है या कोई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, शार्प पॉइंट जिसका एंड पे शार्प पॉइंट और पीछे ज़रा थोड़ा सा पीछे से चौड़ी हो, ताकि उससे वो जब स्ट्राइक करें हम तो जिस चीज़ को स्ट्राइक करें उसके दो हिस्सों में तकसीम कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स कैन बी अ पुश और अ पुल फोर्स. हमने इतना राइट पैराग्राफ नोट ऑन पुलीज. हम कहते हैं कि जी फोर्स जो होती है दो किस्मों की होती है, पुश वाली फोर्स होती है और पुल वाली फोर्स होती है. ए पुली इज़ अ व्हील विद अ ग्रूव अलाउइंग अ रोप और अ चेन टू पास अराउंड इट. ठीक है, पुली की आपको तस्वीर तो याद ही होगी कि पुली क्या होती है. पुली जो है ना, एक व्हील जो होता है जिसके बीच में ग्रूव होता है और उस ग्रूव में से हमने रस्सी पास की हुई होती है. अब उसको एक तरफ से हम खींचते हैं, ठीक है, और वो उसको किसी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है. हम उसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, द थिंग्स आर ईजियर टू पुल टूवर्ड्स ग्राउंड बिकॉज इन दिस वे द ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प्स एंड इट बिकम्स ईजियर टू पुल. हमने अगर किसी चीज़ को पकड़ के नीचे की तरफ खींचे ना, ज़मीन की तरफ, तो वो आसानी होती है बनिस्बत किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ उठाने के लिए. जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल है वो भी हमारे मुखालिफ जाती है. जबकि अगर ज़मीन की तरफ जब लेके आते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल हमारी मदद करती है. तो इसी वजह से पुलिस में जो क्या होता है, ईजियर होता है कि बड़े वज़न को हम आसानी से उठा लेते हैं. इसलिए इसको अंग्रेज़ी में हम लिखेंगे, हैंस वी कैन पुल द वेट ईजीली. A force can be a push or a pull. A pulley is a wheel with a groove allowing a rope or a chain to pass around it. The things are easier to pull towards ground because in this way the gravitational force helps and it becomes easier to pull. Hence we can pull the weight easily. ईजी था ना जी, कुछ भी नहीं था. हम लोगों ने माशाल्लाह तो काफ़ी सारा आज काम कर लिया. सो आप लोग
हमारा साथ दें, मैं ध्यान से सुनते रहें तो आपके लिए आसानी होगी। आप अगर इस वक्त टाइम ज़ाया ना करें, थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि जब आपके चेक पॉइंट्स आते हैं उस वक्त एकदम आप पे लोड पड़ जाता है, फिर पिछली चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती, तो फिर बड़े लंबी लंबी आपको मेहनतें करनी पड़ती हैं। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके रेगुलर आप लोगों को लेक्चर्स अपलोड करते रहें, और आप भी थोड़ी सी मेहनत करते रहें साथ साथ। आई होप आप लोगों को हमारा चैनल जो है ना कुछ मदद कर रहा है। मुझे अंदाज़ा तो हो रहा है कि क्योंकि आपके दोस्त और जानने वाले भी आस्ता आस्ता ज्वाइन करते जा रहे हैं। अपने दोस्तों वगैरह को बताते रहा करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। उनका फ़ायदा होगा तो मुझे क्या होगा, मुझे लालच है कि मुझे सवाब मिलेगा, और उसको और किसी की आप मदद करेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।